डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम। आज हम आपके लिए यहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं बीए एजुकेशन फाइनल ईयर की सीरीज एजुकेशन सब्जेक्ट से लेकर, जिसका जो पेपर है मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन इन एजुकेशन, यानी शिक्षा में मापन तथा मूल्यांकन। तो ये फर्स्ट यूनिट है यहाँ पर इस सब्जेक्ट की। देखिए, इंडिया में कई यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो वहाँ पर अगर ऑब्जेक्टिव टाइप की एग्ज़ाम या परीक्षा होती है तो उसके लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। पहले हम इसका सिलेबस देख लेते हैं, थोड़ा सा इस पर नज़र डाल लेते हैं। देखिए, सिलेबस में कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन, इसमें कुछ पॉइंट यहाँ पर जिसका हम स्टडी करेंगे। यहाँ पर देखिए, मीनिंग, नीड एंड पर्पज ऑफ मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन, level of measurement and tools and techniques of evaluation, characteristics of good test, and a brief introduction of different type of tests, i.e. psychological, standardized and teacher made test। इन दोनों का भी यहाँ पर स्टडी करेंगे। और कंस्ट्रक्शन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर, बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। यहाँ पर सबसे पहले देखिए, हमारा यहाँ पर जो पहला जो हेडिंग बनेगा वो मूल्यांकन या इवैल्यूएशन को लेकर है। इससे संबंधित जितने भी यहाँ पर प्रश्न उत्तर पूछे जा सकते हैं वो यहाँ पर हम लेकर आए हैं। देखिए, फर्स्ट प्रश्न यहाँ पर देखिए, मूल्यांकन का संबंध है, यानी इवैल्यूएशन इज रिलेटेड टू, ऑप्शन दिए यहाँ पर शिक्षक से या शिक्षण उद्देश्य से या छात्र से। यानी मूल्यांकन का संबंध किससे होता है? देखिए, जब हम स्कूल में मूल्यांकन करते हैं तो वहाँ पर टीचर ही मूल्यांकन करता है और स्टूडेंट का करता है, और एक मकसद होता है, टीचिंग पर्पज होता है। तो इसलिए यहाँ पर देखिए, ऊपर के तीनों ही यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट नज़र आ रहे हैं। इसलिए यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी इन सभी से। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, मूल्यांकन प्रक्रिया के निर्धारण में कौन सा पद होता है, यानी विच टर्म इज देयर इन डिटरमाइनिंग द इवेल्युएशन प्रोसेस। देखिए, कौन कौन सा टर्म होता है यहाँ पर। ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर, उद्देश्यों का निर्माण यानी फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, या अधिगम अनुभव प्रदान करना यानी प्रोवाइडिंग लर्निंग एक्सपीरियंस, या व्यवहार परिवर्तन के आधार पर मूल्यांकन करना यानी टू एवेल्युएट ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर चेंज, या ये सभी ऑल ऑफ दीज। तो देखिए, यहाँ पर ये सभी पॉइंट यहाँ पर करेक्ट नज़र आ रहे हैं, इसलिए ऑप्शन डी यानी ये सभी इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, मूल्यांकन प्रणाली का प्रत्यय दिया गया, BF स्किनर द्वारा, या थॉर्नडाइक द्वारा, या BS ब्लूम द्वारा, या स्टैनफोर्ड बिने द्वारा। तो ये प्रत्यय BS ब्लूम द्वारा दिया गया था, इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, कौन सी चीज़ अच्छी है और कौन सी बुरी, यह कथन किसकी विशेषता को दर्शाता है? What is good and which is bad? Whose feature does this statement represent? ऑप्शन दिए गए यहाँ पर, शैक्षिक मापन को, या मनोवैज्ञानिक मापन, या मूल्यांकन, या इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दिस। तो कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी बुरी, इसको हम कैसे मापते हैं? तो ये हम पता लगाते हैं मूल्यांकन में। तो इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मूल्यांकन, इवेल्युएशन। यहाँ क्वेश्चन नंबर 5, उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा का निर्धारण करने वाली प्रक्रिया है, यानी द प्रोसेस फॉर डिटरमाइनिंग द एक्सटेंट ऑफ अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स इज, ऑप्शन यहाँ पर गिवन, मापन, या मूल्यांकन, या परीक्षा, या ये सभी। तो देखिए, यहाँ पर ये सभी ऑप्शन सही होगा, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हेडिंग हमारा यहाँ पर निकल जाता है मापन के स्तर, यानी मेजरमेंट लेवल। तो मेजरमेंट जो मापन होता है उसके यहाँ पर जो मुख्य वो 4 लेवल या 4 स्केल होते हैं, उनको हम अगर याद करें तो इसमें सबसे पहला जो होता है हमारा वो नॉर्मल होता है, नॉर्मल लेवल या नॉर्मल स्केल उसको बोला जाता है। दूसरा होता है हमारा ऑर्डिनल, दूसरा ऑर्डिनल होता है, ऑर्डिनल लेवल या ऑर्डिनल स्केल। और जो थर्ड होता है वो हमारा इंटरवल लेवल या स्केल होता है। और जो फोर्थ होता है वो रेशो लेवल या स्केल होता है। तो यहाँ पर देखिए 4 लेवल होते हैं, इन चारों को हम इस शॉर्ट ट्रिक से याद कर सकते हैं कि NOIR, नोइर बन जाएगा, नोइर, NOIR, नोइर, इससे हम याद रख सकते हैं। तो 4 लेवल यहाँ पर मेजरमेंट के होते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6,
मापन के कौन से स्तर में शून्य समाहित नहीं है, यानी शून्य यहाँ पर किस में समाहित नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन देखिए, नामित यानी नॉमिनल, दूसरा ऑर्डिनल और तीसरा इंटरवल। तो नॉमिनल यहाँ पर दिया गया है और ऑर्डिनल दिया गया है और इंटरवल। तो इसमें तीनों में ही जो शून्य होता है वो समाहित नहीं होता। शून्य तो जो यहाँ पर लास्ट का हमारा है रेशो उसमें होता है, इसलिए आंसर ऑप्शन डी ये सभी इज करेक्ट आंसर। यानी ऊपर के जो तीन हैं उनमें समाहित नहीं होता बल्कि चौथे में होता है, इसलिए चौथा यहाँ पर ऑप्शन नहीं, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 मापन के अंतर्गत आने वाला मापक है, यानी द मेजर दैट कम्स अंडर मेजरमेंट इज। ऑप्शन दिए यहाँ पर अनुपात या नामित या कर्मित या ये सभी। तो ये सभी यहाँ पर शामिल होते हैं, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 मापन का निम्नतर स्तर है। निम्नतर स्तर द लोवेस्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट इज, यहाँ पर देगा कर्मिक स्तर, ऑर्डिनल लेवल या शाब्दिक स्तर या अंतराल स्तर या अनुपात स्तर। देखिए जो हमारे यहाँ पर नोयर वाला जो शॉर्टिंग है उसमें भी यहाँ पर कौन कौन है, ऑर्डिनल है और यहाँ पर इंटरवल है और रेशियो, लेकिन वर्बल नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर जो निम्न स्तर हो यहाँ पर शाब्दिक स्तर होगा, इसलिए ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर यार। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 मापन के स्तर हैं। द लेवल ऑफ मेजरमेंट आर, यहाँ पर देखिए ऑप्शन 1 2 3 4। अभी हमने पीछे देखा था कि 4 स्तर यहाँ पर थे, नोयर करके हमने उसको नाम दिया था, NOIR शॉर्टिंग थी। तो यहाँ पर देखिए 4 स्तर हमारे थे, तो इसलिए ऑप्शन डी 4 इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 मापनों में सबसे सरल मापक कहलाता है, यानी द सिंपलेस्ट ऑफ द मेजरमेंट इज कॉल्ड। ऑप्शन देखिए अंतराल या नामित या कर्मित या रेशो। तो इनमें जो बी है नामित नॉर्मल वो सबसे सरल है यानी इजी है, इसलिए ऑप्शन बी नामित या नॉमिनल इज करेक्ट आंसर यहाँ पर। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 गुणात्मक मापन के अंतर्गत आने वाला मापक है, यानी द मेजर दैट कम्स अंडर क्वालिटेटिव मेजरमेंट इज। ऑप्शन दिए यहाँ पर अनुपात या अंतराल या नामित या ये सभी। तो जो गुणात्मक मापन में आता है वो देखिए वो नॉमिनल ही होता है हमारा, तो इसलिए ऑप्शन सी नामित या नॉमिनल इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 पृष्ठभूमि के आधार पर ग्रामीण शहरी का विभाजन किस मापन के पैमाने में आता है। द डिवीजन ऑफ रूरल अर्बन ऑन द बेसिस ऑफ बैकग्राउंड कम्स इन विच स्केल ऑफ मेजरमेंट। ऑप्शन दिए यहाँ पर अंतराल या नामित या कर्मित या अनुपात। तो ये नॉमिनल में आता है, इसलिए ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 सापेक्षिकता का सिद्धांत किस मापक में सर्वाधिक होता है, यानी इन विच मेजर द प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी इज हाईएस्ट। तो ये भी ऑर्डिनल में होता है, कर्मिक स्तर में होता है, तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन बी कर्मित या ऑर्डिनल इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 छात्रों की योग्यता के आधार पर किया गया विभाजन किस मापक के अंतर्गत आता है। तो छात्रों की हमें योग्यता करनी, जैसे क्लास में होते हैं तो बच्चे एग्ज़ाम होता है तो हम उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पर पोजीशन निकालते हैं, तो ये एक तरह का जो है ऑर्डिनल स्केल है, ऑर्डिनल लेवल है, इसलिए ऑप्शन बी कर्मित या ऑर्डिनल इज करेक्ट आंसर हियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 थर्मामीटर किस मापन स्तर के अंतर्गत आता है। थर्मामीटर कम्स अंडर विच मेजरमेंट लेवल। ऑप्शन दिए गए शाब्दिक स्तर या अंतराल स्तर या कर्मिक स्तर या अनुमान स्तर। तो ये इंटरवल लेवल में आता है, तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन बी अंतराल स्तर इंटरवल लेवल इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 शिक्षा जगत में सर्वाधिक उपयोगी मापक है, यानी द मोस्ट यूजफुल मेजर इन द वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन इज। ऑप्शन दिए गए यहाँ पर कर्मित या अनुपात या अंतराल या नामित। तो अंतराल जो स्केल है वो सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है, इसलिए ऑप्शन सी अंतराल या इंटरवल इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 मात्रात्मक मापन के अंतर्गत आने वाला मापक है, द मेजर विच कम्स अंडर क्वांटिटेटिव मेजरमेंट इज। ऑप्शन हेयर अंतराल या नामित या कर्मित या ये सभी। तो यहाँ पर भी जो व्यापक मापक है तो वो सबसे यहाँ पर जो बेस्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए अंतराल या इंटरवल। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 किसी प्रश्न के 3 विकल्प अच्छा, सामान्य, खराब दिए हैं, तो इस मापक का नाम है, यानी क्या नाम है। इफ़ 3 ऑप्शंस आर गिवन फॉर अ क्वेश्चन गुड, नॉर्मल, बैड, देन द नेम ऑफ दिस मेजर इज। ऑप्शन देखिए यहाँ पर ए कर्मित या बी अंतराल या विचलन या नामित। देखिए जो शिक्षा शास्त्र होता है हमारा, एजुकेशन होती है, समाज शास्त्र है या मनोविज्ञान है, तो इसमें प्राय अंतराल मापने का प्रयोग ही किया जाता है। तो
इसलिए यहाँ पर ऑप्शन जो बी होगा वो अंतराल या इंटरवल इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, शैक्षिक मापन में सर्वाधिक उपयोग में आने वाला मापक है। द मोस्ट यूज मेजर इन एजुकेशनल मेजरमेंट इज, ऑप्शन दिए गए नामित, क्रमित, अंतराल, अनुपात। तो यहाँ पर अंतराल इंटरवल इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, अधिक विश्वसनीय मापक का नाम है। द नेम ऑफ द मोर रिलायबल मेजर इज, तो यहाँ पर देखिए नामित है, नॉमिनल, अंतराल, इंटरवल या अनुपात, रेशो या क्रमित। तो यहाँ पर जो रेशो वाला है अनुपात, ये सबसे यहाँ पर विश्वसनीय है, इसलिए ऑप्शन सी अनुपात रेशो इज करेक्ट आंसर। देखिए अनुपात जो मापनी होती है वो सर्वाधिक वैज्ञानिक और विश्वसनीय मानी जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें अंतराल जो है वो मापने की सभी विशेषताओं के साथ साथ एक वास्तविक शून्य बिंदु होता है इसमें, जिसका आशय उस गुण या विशेषता की शून्य मात्रा से है। जैसे लंबाई हुई, भार हुआ, दूरी हुआ, इसके सबके मापन बिंदु से ही, शून्य बिंदु से ही प्रारंभ किया जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, किस मापक में विशुद्ध शून्य समाहित होता है? इन विच मेजर कंटेन एब्सोल्यूट जीरो। यहाँ पर ऑप्शन देंगे क्रमित या नामित या अंतराल या अनुपात। तो विशुद्ध शून्य यहाँ पर जो है वो रेशो या अनुपात में होता है, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि अनुपात में जो होता है इसमें वास्तविक बिंदु होता है, वास्तविक शून्य बिंदु यानी जो ट्रू जीरो पॉइंट को मापने का प्रारंभिक बिंदु इसमें माना जाता है। इस आधार पर विभिन्न दूरी के स्थानों में अनुपात का पता लगा लेते हैं और निश्चित रूप से कह सकते हैं कि जो दो स्थान हो, जैसे मान लें ए स्थान और ब स्थान से आधी, दुगनी या चार गुनी दूरी पर स्थित है। इसमें सभी जो गणितीय ऑपरेशंस होते हैं जैसे जोड़ना, घटाना, गुना, भाग आदि, इन सभी का प्रयोग हम करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, शैक्षिक जगत में सबसे कम उपयोगी मापक है, यानी द लीस्ट यूजफुल मेजर इन द एजुकेशनल वर्ल्ड इज, ऑप्शन देंगे अनुपात, क्रमित, नामित या अंतराल। तो जो सबसे कम यूज होता है वो अनुपात ही यूज होता है, हालांकि ये विशुद्ध, तो इसमें ऑप्शन ए अनुपात या रेशो इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, सबसे कम उपयोग में आने वाला शैक्षिक मापक है, तो ये रेशो ही है, इसलिए ऑप्शन डी रेशो या अनुपात इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पढ़ेंगे मापन के उपकरण एवं प्रविधियाँ, यानी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एंड मेथड। तो यहाँ पर इनको हम देखेंगे। देखिए यहाँ पर मुख्य रूप से 4 पार्ट में इनको बांटा जाता है। पहला होता है टेस्टिंग प्रोसीजर, दूसरा है सेल्फ रिपोर्टिंग टेक्निक्स, और जो थर्ड है वो यहाँ पर होता है ऑब्जर्वेशनल मेथड्स, और जो फोर्थ है वो यहाँ पर होता है प्रोजेक्शन मेथड। तो 4 यहाँ पर विधियाँ मुख्य रूप से यहाँ पर ली जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में मूल्यांकन की विधि है, यानी द मेथड ऑफ इवेल्यूशन इन द फॉलोइंग इज, ऑप्शन दिए गए यहाँ पर क्रम निर्धारण मापनी, या छात्रों द्वारा निर्मित वस्तुएं, या प्रश्नावली, या ये सभी। तो देखिए सभी यहाँ पर मूल्यांकन की यहाँ पर विधियाँ हैं। तो एक हम नज़र यहाँ भी डाल लेते हैं कि मूल्यांकन की कौन कौन सी विधियाँ होती हैं यहाँ पर। जैसे जो फर्स्ट हमारा देखिए, जो फर्स्ट मेथड है यहाँ पर वह है हमारा परीक्षण की प्रक्रियाएँ, यानी टेस्टिंग प्रोसेस। इसमें लिखित, मौखिक व प्रयोगात्मक परीक्षाएँ या बुद्धि, सृजनात्मकता, रुचि, मूल्य, व्यक्तित्व, अभिक्षमता आदि परीक्षण होते हैं। उसके बाद दूसरा जो होता है हमारा वो होता है सेल्फ रिपोर्टिंग टेक्निक, यानी स्वयं आलेख प्रविधियाँ, वो सेकंड होता है। इसके अंतर्गत भी फिर प्रश्नावली है, आत्मकथा है, व्यक्तिगत डायरी, साक्षात्कार, वार्तालाप, ये सब कोई किया जाता है। उसके बाद जो तीसरा हमारे यहाँ पर विधि होती है वो निरीक्षणात्मक विधि, यानी ऑब्जर्वेशनल मेथड होता है, जिसमें आपकी जांच सूची है, निर्धारण मापनी है, वृत्तांत अभिलेख है, और आपका समाज मितीय विधि, अनुमान विधि या संचयी आलेख, ये सब शामिल होते हैं। उसके बाद हमारी एक जो फोर्थ नंबर पे जो प्रोजेक्शन मेथड होता है उसमें हमारी TAT, CAT जो आपका होता है TAT, CAT या रोशा स्याही धब्बा परीक्षण या वाक्य पूर्ति परीक्षण, ये शब्द साचार्य विधि। तो इस तरह से यहाँ पर ये 4 मेथड है और उनके फिर सब मेथड हैं, तो सब पार्ट्स हैं। तो यहाँ पर ये है, इसलिए चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 निम्नलिखित में मूल्यांकन की विधि है। तो देखिए यहाँ पर क्रम निर्धारण मापनी, छात्रों द्वारा निर्मित वस्तुएं, पर्सनली सभी हैं, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन डी ये सभी ऑल ऑफ दीज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, सत्र के अंत में किस प्रकार का मूल्यांकन किया जाता है? व्हाट टाइप ऑफ असेसमेंट इज डन एट द एंड ऑफ द सेशन? तो ऑप्शन दिया गया निर्माणात्मक या योगात्मक या सतत या नियोजनात्मक। तो यहाँ पर एडिटिव यानी योगात्मक परीक्षण किया जाता है मूल्यांकन, इसलिए यहाँ पर योगात्मक इज करेक्ट आंसर।
ना क्वेश्चन नंबर 26, मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान यानी द स्टेज ऑफ द एवेल्यूशन प्रोसीजर। एवेल्यूशन प्रोसीजर कितने स्टेप में यानी या कितने स्टेज में पूरी होती है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन देखिए, उद्देश्य या अधिगम, अनुभव या परिवर्तित विचार, ये सभी, तो ये सभी यहाँ पर स्टेप होते हैं, इसलिए ऑप्शन डी ये सभी इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, किसी परीक्षण के ब्लूप्रिंट का संबंध किस अंतर वस्तु से होता है, यानी द ब्लूप्रिंट ऑफ ए टेस्ट इज रिलेटेड टू विच कंटेंट। ऑप्शन दिए यहाँ पर शिक्षण उद्देश्य या पाठ्यक्रम या प्रश्न प्रकार, ये सभी, तो यहाँ पर ये सभी शामिल होते हैं, इसलिए ऑप्शन डी ये सभी ऑल ऑफ दिस इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, ब्लूप्रिंट किसी परीक्षण की तालिका होती है, क्या होती है। द ब्लूप्रिंट ऑफ ए टेस्ट इज टेबल, कौन सी तालिका होती है, एक आयामी यानी वन डायमेंशनल, या द्विआयामी या त्रिआयामी या बहुआयामी। तो ब्लूप्रिंट जो होता है वो त्रिआयामी, थ्री डायमेंशनल होती है, इसलिए ऑप्शन सी थ्री आयामी, थ्री डायमेंशनल इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, किसी मानकीकृत परीक्षण के लिए कौन सा गुण आवश्यक है, विच क्वालिटी इज रिक्वायर्ड फॉर स्टैंडर्डाइज टेस्ट। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, विश्वसनीयता या वैधता या मानक, ये सभी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि विश्वसनीयता क्या होती है। गैरेट के अनुसार एक परीक्षण या मानसिक मापन यंत्र की विश्वसनीयता उस संगति पर निर्भर करती है जो उन व्यक्तियों की योग्यता का अनुमान लगाती है जिनके लिए उसका प्रयोग होता है। जैसे हमारी जो वस्तुनिष्ठ परीक्षा होती है, ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम होते हैं, वो विश्वसनीय होते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें जो मार्क्स होते हैं, किसी भी क्वेश्चन का आंसर होता है, जैसे ये हम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा वो सभी, कोई भी उसको चेक करे तो वही ऑप्शन सही होगा और उतने मार्क्स मिलेंगे, तो ये विश्वसनीय होती है। इसलिए वैधता क्या होती है, वैलिडिटी का क्या मतलब है, यानी किसी परीक्षण की वैधता उसकी वह सीमा होती है जिस सीमा तक वह सही वही मापता है जिसके लिए उसका निर्माण किया जाता है। तो यहाँ पर ये वर्ड दिए गए हैं, तो इसलिए देखिए यहाँ पर इसका जो सही आंसर निकल कर आएगा वो विश्वसनीयता, वैधता, मानक, ये सभी होगा, यानी ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा लिखित परीक्षा का प्रकार नहीं है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ रिटन टेस्ट। ऑप्शन दिए गए यहाँ पर वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं या निबंधात्मक परीक्षाएं या साक्षात्कार, ये सभी। देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट भी होते हैं और ऐसे टाइप जो हमारे होते हैं लॉन्ग आंसर टाइप, ये भी होते हैं जो रिटन एग्जाम होते हैं। तो यहाँ पर जो साक्षात्कार है वो रिटन एग्जाम नहीं होता, रिटन परीक्षा नहीं है, तो साक्षात्कार ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 31, प्रश्नावली को कहा जाता है, यानी क्वेश्चनरी इज कॉल्ड अवलोकन का लिखित रूप या साक्षात्कार का लिखित रूप या दरमापनी का लिखित रूप या इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रश्नावली होती है क्वेश्चनरी क्या होती है, तो रिटन फॉर्म ऑफ ऑब्जर्वेशन नहीं होता है, साक्षात्कार का लिखित रिटन फॉर्म ऑफ इंटरव्यू। अगर हम इंटरव्यू के लिए जो क्वेश्चन पूछते हैं उनको हम लिख लेते हैं पहले, तो ये रिटन फॉर्म ऑफ इंटरव्यू जाएगा, तो इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ना नेक्स्ट स्टडी हमारा मनोवैज्ञानिक परीक्षण साइकोलॉजिकल टेस्ट से संबंधित। तो इसमें यहाँ पर क्वेश्चन जाएगा क्वेश्चन नंबर 32, रोज शाही धब्बा परीक्षण है एक, यानी रोज शाह इंक ब्लो टेस्ट इज है, यानी ये रोज शाही धब्बा परीक्षण क्या होता है। सबसे पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में देख लें कि इस परीक्षण का निर्माण जो है वो 1921 में एक स्विस मनोचिकित्सक हरमन रोर्शा ने किया था, यानी हरमन रोर्शा ने इसका निर्माण किया था। इस परीक्षण के माध्यम से मानसिक रोगों का निदान व उपचार किया जाता है, ठीक है। इस परीक्षण में प्रयोज्य को 10 स्याही के धब्बों का चित्र दिखाया जाता है, जैसे ये है, इसमें 10 स्याही के धब्बे होंगे तो उनका चित्र दिखाया जाता है, जो प्रत्येक कार्ड पर अलग अलग रूप का होता है। प्रयोज्य को इन चित्रों के प्रति प्रतिक्रिया करनी होती है। स्याही के धब्बों के चित्रों के माध्यम से व्यक्ति अपने अचेतन मन को अर्थपूर्ण शब्दों में व्यक्त कर देता है। इस परीक्षण में प्रयोज्य मनोवैज्ञानिक तत्वों के प्रति सामंजस्य, एडेप्टेशन और प्रोजेक्शन तथा अभिव्यक्ति यानी एक्सप्रेशन करता है। इस प्रकार इस परीक्षण के माध्यम से किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के ज्ञानात्मक, क्रियात्मक तथा भावात्मक पक्षों के आकलन का अवसर मिलता है। इस परीक्षण की उपयोगिता के संबंध में अगर हम देखें तो क्रो ने क्या लिखा है, उन्होंने लिखा था कि धब्बों की व्याख्या करके परीक्षार्थी अपने व्यक्तित्व का संपूर्ण चित्र प्रस्तुत कर देता है। और मोन्स ने क्या लिखा था इसके बारे में, मोन्स ने लिखा था कि रोर्शा का उद्देश्य समग्र व्यक्तित्व के संबंध में सूचना देना होता है। तो अब देख लेते हैं कि क्या ऑप्शन देंगे। यहाँ पर ऑप्शन ए है बुद्धि परीक्षण, बी है रुचि परीक्षण, सी है व्यक्तित्व परीक्षण और सी है सृजनात्मक परीक्षण। तो अभी हमने डिटेल में देखा तो एक तरह के ये पर्सनालिटी टेस्ट होता है, इसलिए ऑप्शन सी व्यक्तित्व परीक्षण या पर्सनालिटी टेस्ट इज करेक्ट ऑप्शन ईयर। नाउ क्वेश्चन नंबर 33, व्यक्तित्व परीक्षण में समाहित विधि है। द मेथड इन्वॉल्व इन पर्सनालिटी टेस्ट इज
यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं व्यक्तित्व अनुसूची या व्यवहारिक विधि या परियोजना विधि है सभी, तो यहाँ पर ये सभी यूज करते हैं हम, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, रुचि संपूर्ण मानव व्यवहार का एक पहलू है, ये कथन है। इंटरेस्ट इज एन एस्पेक्ट ऑफ ऑल ह्यूमन बिहेवियर, दिस स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू, ऑप्शन आर गिवन हियर, गिलफोर्ड का या स्ट्रोंग का या सुपर का या ब्लूम का, तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सुपर का। ना क्वेश्चन नंबर 35, मनोवैज्ञानिक मापन में निम्नलिखित में किसका मापन किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड इन साइकोलॉजिकल मेजरमेंट, ऑप्शन गिवन हियर, बुद्धि या समय या भार या लैन, तो मनोवैज्ञानिक परीक्षा में बुद्धि का ही मापन होता है, इसलिए ऑप्शन ए बुद्धि या विजडम इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 36, मनोवैज्ञानिक मापन में निम्नलिखित में किसका मापन नहीं होता है? किसका मापन नहीं होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेजर्ड इन साइकोलॉजिकल मेजरमेंट, ऑप्शन दिए गए यहाँ पर लंबाई का या चौड़ाई का या ऊंचाई का या सभी, तो इनमें से किसी का मापन नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर ईयर। नेक्स्ट हेडिंग यहाँ पर होता है हमारा व्यक्तित्व तथा बुद्धि परीक्षण यानी पर्सनालिटी एंड इंटेलिजेंस टेस्ट से संबंधित। ना क्वेश्चन नंबर 37, कोई व्यक्ति किस प्रकार के व्यक्तित्व वाला है, ये जानने के लिए आवश्यक परीक्षण कहलाता है। द टेस्ट नेसेसरी टू नो व्हाट टाइप ऑफ पर्सनालिटी इज अ पर्सन इज कॉल्ड, ऑप्शन दिए गए यहाँ पर मनोवैज्ञानिक परीक्षण कहलाता है, या रुचि अभिरुचि परीक्षण या व्यक्तित्व परीक्षण या बुद्धि परीक्षण, तो यहाँ पर ये व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी टेस्ट कहलाता है, इसलिए ऑप्शन सी व्यक्तित्व परीक्षण या पर्सनालिटी टेस्ट इज करेक्ट आंसर। ना क्वेश्चन नंबर 38, बुद्धि परीक्षण में उपयोग मानने वाले मानक हैं। द स्टैंडर्ड्स यूज इन इंटेलिजेंस टेस्ट आर, ऑप्शन दिए आयु मानक या श्रेणी मानक या शतांशीय मानक या प्रमाणिक मानक, तो यहाँ पर जो ग्रेड स्टैंडर्ड जो होते हैं श्रेणी मानक वो यूज किए जाते हैं, इसलिए ऑप्शन बी श्रेणी मानक इज करेक्ट आंसर। ना क्वेश्चन नंबर 39, आयु मानक का प्रयोग किया जाता है यानी एज स्टैंडर्ड इज यूज्ड फॉर उपलब्धि परीक्षण में या बुद्धि परीक्षण में या प्रवणता परीक्षण में या व्यक्तित्व परीक्षण में, तो आयु मानक का जो प्रयोग होता है वो बुद्धि परीक्षण में ही किया जाता है यानी IQ टेस्ट में, इसलिए ऑप्शन बी बुद्धि परीक्षण में इज करेक्ट आंसर। ना क्वेश्चन नंबर 40, बुद्धि उपलब्धि की गणना करने का सूत्र है यानी द फॉर्मूला टू कैलकुलेट IQ इंटेलिजेंस क्वेश्चन अचीवमेंट इज, देखिए कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर यूज करते हैं बुद्धि IQ के लिए, जो हम यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो करते हैं MA/CA × 100, तो ये होता है यहाँ पर जो MA होता है वो मानसिक आयु को डिनोट करता है, जो CA होता है वो वास्तविक आयु को डिनोट करता है, तो ये हम बुद्धि लब्धि IQ के लिए यहाँ पर यूज करते हैं, तो ये फॉर्मूला देख लीजिए ऑप्शन में यहाँ पर कौन सा दिया है, तो इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41, बुद्धि लब्धि का परिकलन करने के लिए मानसिक आयु का वास्तविक आयु के साथ क्या संबंध होता है यानी व्हाट इज द रिलेशन ऑफ मेंटल एज विद एक्चुअल एज टू कैलकुलेट IQ। देखिए अभी हमने ऊपर देखा था जो IQ होता है वो बराबर होता है MA/CA × 100, तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जो मानसिक आयु होती है वो MA होती है और जो वास्तविक आयु होती है वो CA होती है, तो क्या संबंध है आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए क्या संबंध है, तो यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, ठीक है MA को CA से डिवाइड हो रहा है, इसलिए ऑप्शन ए भाग देने का तो डिवाइड इज करेक्ट आंसर। ना क्वेश्चन नंबर 42, प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि होती है यानी द इंटेलिजेंस ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन इज कितनी होती है, 100 से नीचे होती है या 100 से 125 के बीच होती है या 125 से ऊपर होती है या इनमें से कोई नहीं होता, तो जो गिफ्टेड जो चिल्ड्रन होते हैं उनकी जो IQ होती है वो हाई होती है और वो होती है आपकी 125 से ऊपर यानी अबोव 125, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग है वो निष्पत्ति या उपलब्धि परीक्षण यानी अचीवमेंट टेस्ट से संबंधित है। तो उपलब्धि परीक्षण क्या होता है, अगर हम फ्री मैन के अकॉर्डिंग देखें, उनके विचारों में देखें, तो उपलब्धि परीक्षण वह अभिकल्प है जो एक विशेष विषय या पाठ्यक्रम के विभिन्न विषयों में व्यक्ति के ज्ञान समझ एवं कौशल का मापन करता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 43, व्यक्तिगत विभिन्नता विशेषता एवं अक्षमताओं तथा ज्ञानार्जन की मात्रा की माप करने वाली परीक्षाओं को कहा जाता है यानी द एग्जामिनेशन दैट मेजर इंडिविजुअल डिफरेंसेस स्पेशलिटी एंड एबिलिटीज़ एंड द अमाउंट ऑफ नॉलेज एक्वायर्ड आर कॉल्ड, ऑप्शन दिए गए बुद्धि परीक्षण या अभिरुचि परीक्षण या उपलब्धि परीक्षण या औपचारिक परीक्षण, तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन सी उपलब्धि परीक्षण या अचीवमेंट टेस्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 44, परीक्षण निर्माण का प्रथम पद क्या होता है यानी व्हाट इज द फर्स्ट टर्म
ऑफ टेस्ट कंस्ट्रक्शन। ऑप्शन दिए गए यहाँ पर परीक्षण की योजना बनाना, प्लानिंग द टेस्ट, समय अवधि, टाइम पीरियड, या पद विश्लेषण, टर्म एनालिसिस, या वैधता निर्माण, डिटर्मिनेशन ऑफ वैलिडिटी। तो यहाँ पर ऑप्शन ए परीक्षण की योजना बनाना ये करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45, परीक्षण निर्माण के सोपान का सही क्रम यानी द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स ऑफ टेस्ट कंस्ट्रक्शन इज। हमें परीक्षण का निर्माण करना है तो कई स्टेप हमें यहाँ पर यूज करने होते हैं, तो यहाँ पर दिए गए हैं जैसे परीक्षण की योजना बनाना और परीक्षण का मूल्यांकन करना या एकांशों का लेखन करना या परीक्षण का अंतिम रूप। तो इसमें से देखते हैं सीक्वेंस क्या बनता है। सबसे पहले कौन सा आना चाहिए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं प्लानिंग करते हैं, तो फर्स्ट पॉइंट सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट आएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम राइटिंग ऑफ यूनिट का एकांशों का लेखन करते हैं, तो उसके बाद सेकेंड वो थर्ड नंबर आएगा। एंड देन हम क्या करते हैं, उसके बाद हम परीक्षण का फाइनल टेस्ट फॉर्मेट करते हैं, इसलिए यहाँ पर 4 नंबर आएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं इवेल्युएटिंग द टेस्ट करते हैं, अब मूल्यांकन लास्ट अंत में करते हैं, तो ये यहाँ पर लास्ट में आएगा। अब देखते हैं कि ये ऑप्शन कहाँ पर मिलेगा हमें, तो देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन नज़र आ रहा है 1342 तो ऑप्शन सी में हमें ये नज़र आ रहा है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। ना क्वेश्चन नंबर 46, परीक्षण निर्माण में जांच करना कौन सा सोपान है, व्हाट इज द स्टेप ऑफ टेस्टिंग इन टेस्ट कंस्ट्रक्शन। जांच करना कौन सा स्टेप है, देखिए यहाँ ऑप्शन देखिए प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, तो ये यहाँ पर तृतीय स्टेप है, ऑप्शन सी तृतीय 3 इज करेक्ट आंसर। ना क्वेश्चन नंबर 47, परीक्षण निर्माण प्रक्रिया में सम्मिलित ना होने वाला सोपान है, द स्टेप नॉट इन्वॉल्व इन द टेस्ट कंस्ट्रक्शन प्रोसेस इज। ऑप्शन दिए गए यहाँ पृष्ठपोषण या नियोजन या माध्य लेखन या मूल्यांकन। तो यहाँ पर ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन होगा देखिए बेकिंग यानी पृष्ठपोषण, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नाउ हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग है वो वस्तुनिष्ठ परीक्षा संबंधित यानी ऑब्जेक्टिव टेस्ट संबंधित है। तो ये किस तरह की परीक्षा होती है इसके बारे में यहाँ पर देख लेते क्या होता है कि वस्तुतः निबंधात्मक परीक्षाओं के दोषों से मुक्त वस्तुनिष्ठ परीक्षा एक आधुनिक एवं नवीनतम मूल्यांकन विधि होती है, क्योंकि जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं उनको चेक करने में मार्क्स देने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन जो ये होती है इसमें देखते हैं ये शिक्षक एवं परीक्षक की निजी धारणाओं तथा पूर्वाग्रहों के प्रभाव से सर्वथा मुक्त है, फ्री होती है, इसलिए इस परीक्षा को वस्तुनिष्ठ परीक्षा भी कहते हैं। यानी मार्क्स कोई भी टीचर चेक करे तो मार्क्स बराबर ही मिलेंगे, तो ये वस्तुनिष्ठ परीक्षा का एक गुण होती है, खासियत होती है। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 48, छात्र की शैक्षिक योग्यताओं का बोध होता है यानी द स्टूडेंट्स एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आर रियलाइज्ड। ऑप्शन दिए यहाँ पर मूल्यांकन द्वारा या परीक्षा द्वारा या मानक द्वारा, इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ पर एग्जाम द्वारा ही हम छात्र की योग्यता को देखते हैं, इसलिए ऑप्शन बी परीक्षा द्वारा बाय एग्जामिनेशन ही करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 49, एक अच्छे परीक्षण की तकनीकी विशेषता क्या होती है यानी व्हाट आर द टेक्निकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टेस्ट। ऑप्शन दिए गए विश्वसनीयता या वस्तुनिष्ठता या वैधता, ये सभी, तो ये सभी होने चाहिए, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 50, वस्तुनिष्ठ परीक्षण की मुख्य विशेषता है द मेन फीचर ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट इज। ऑप्शन दिए गए यहाँ पर वैधता या विश्वसनीयता या वस्तुनिष्ठता या ये सभी, तो ये सभी यहाँ पर होंगे, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित निबंधात्मक परीक्षण की विशेषताओं में कौन सी विशेषता सम्मिलित नहीं है, विच फीचर इज नॉट इंक्लूडेड इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिटन एसे टेस्ट। ऑप्शन दिए गए यहाँ पर वस्तुनिष्ठता या व्यापकता या आत्मनिष्ठा या अल्प परिपक्वता, तो यहाँ पर ऑप्शन जो होगा सही वो वस्तुनिष्ठा ऑब्जेक्टिविटी होगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 52, विश्वसनीयता और वैधता की दृष्टि से कौन सा अच्छा परीक्षण है यानी विच इज़ द बेस्ट टेस्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। तो इनकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी की नज़र से अगर देखें तो कौन सा सही है, तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है निबंधात्मक या वस्तुनिष्ठ या लघुत्तरीय सभी, तो ऑब्जेक्टिव सही है कि ऑब्जेक्टिव में ये सब बहुत अच्छा रहता है, यहाँ पर चेकिंग में पूरे मार्क्स इक्वल ही आते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 53, अनुमान से उत्तर देने की सबसे अधिक संभावना होती है यानी द मोस्ट लाइकली टू आंसर बाय गैसिंग इज इन, लघुत्तरीय में या दीर्घोत्तरीय में या वस्तुनिष्ठ में, सभी में, तो ये वस्तुनिष्ठ में होता है कि इसमें जो स्टूडेंट है वो एक आइडिया से या तुक्का लगाने से भी आंसर दे सकता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 54, होयट ने विश्वसनीयता गुणक ज्ञात करने की विधि का निष्पादन कब किया यानी व्हेन डिड होयट इम्प्लीमेंट द मेथड ऑफ फाइंडिंग द रिलायबिलिटी फैक्टर। ऑप्शन दिए गए 1935 या 1939 या 1941 या 1945,
तो यहाँ पर जो उन्होंने ये किया था ये 1941 में दिया था, इसलिए 1941 इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। ना क्वेश्चन नंबर 55, यदि किसी परीक्षण में मधु की संख्या बढ़ा दी जाए तो उस परीक्षण की विश्वसनीयता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यानी इफ़ द नंबर ऑफ द टर्म इन टेस्ट इज इंक्रीज देन द रिलायबिलिटी ऑफ दैट टेस्ट घटेगी, विल डिक्रीज, बढ़ेगी, विल इंक्रीज, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा या इनमें से कोई नहीं, तो बढ़ेगी, विल इंक्रीज, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 56, किसी परीक्षण को बार बार एक ही समूह पर लेने से यदि उनके प्राप्तांकों में सार्थक अंतर नहीं आता तो वह परीक्षण होता है। यानी इफ़ अ टेस्ट इज टेकन रिपीटेडली ऑन द सेम ग्रुप, इफ देर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन देयर स्कोर देन दैट टेस्ट इज, ऑप्शन दिया यहाँ पर विश्वसनीय होगा या मानक होगा, वैध होगा, इनमें से कोई नहीं, तो ऐसा टेस्ट विश्वसनीय होता है, इसलिए ऑप्शन ए विश्वसनीय, रिलायबल इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 57, परीक्षा की विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए मदों की संख्या बढ़ाने का क्या प्रभाव पड़ता है? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ आइटम टू इंक्रीज द रिलायबिलिटी ऑफ द एग्जाम, ऑप्शन दिए यहाँ पर शून्य या ऋणात्मक या धनात्मक या इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज, तो यहाँ पर ऑप्शन सी धनात्मक, पॉजिटिव इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 58, यदि किसी परीक्षण में मदों की संख्या घटा दी जाए तो उस परीक्षण की विश्वसनीयता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यानी इफ द नंबर ऑफ टर्म्स इन अ टेस्ट इज डिक्रीज देन द रिलायबिलिटी ऑफ द टेस्ट विल डिक्रीज, घटेगी, विल इंक्रीज, बढ़ेगी, या विल रिमेन इनइफेक्टिव, यानी प्रभावहीन रहेगी या इनमें से कोई नहीं, तो ऐसी कंडीशन में अगर घटा दी जाए मदों की संख्या तो उसकी जो विश्वसनीयता वो भी घटेगी, ऑप्शन ए घटेगी, विल डिक्रीज इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 59, किसी परीक्षण की विश्वसनीयता से अर्थ है, यानी क्या मतलब है? रिलायबिलिटी ऑफ ए टेस्ट मीन्स अंकों में स्थिरता, स्टेबिलिटी नंबर्स, या उद्देश्यपूर्णता, या वस्तुनिष्ठता, या ये सभी, तो अंकों में स्थिरता। विश्वसनीयता का मतलब है अंकों में स्थिरता। जैसे हम ऑब्जेक्टिव टाइप जो एग्ज़ाम होता है उसमें अंक बिल्कुल स्थिर होते हैं, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 60, परीक्षा की विश्वसनीयता और वैधता के बीच संबंध होता है, एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ द टेस्ट इज, ऑप्शन दिए गए यहाँ पर धनात्मक, पॉजिटिव, या ऋणात्मक, नेगेटिव, या शून्य, जीरो, या परिवर्तनशील वेरिएबल। धनात्मक होता है, इसलिए ऑप्शन ए धनात्मक या पॉजिटिव इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 61, कूडर रिचर्डसन फॉर्मूला क्या ज्ञात करने के लिए बनाया गया है? यानी व्हाट इज द कूडर रिचर्डसन फॉर्मूला डिजाइन टू फाइंड आउट, ऑप्शन दिए गए यहाँ पर विश्वसनीयता, या मानकता, या ग्राह्यता, या वैधता, तो इसको विश्वसनीयता ज्ञात करने के लिए बनाया गया, इसलिए ऑप्शन ए विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 62, परीक्षण की वैधता ज्ञात करने की विधि है, यानी द मेथड ऑफ फाइंडिंग द वैलिडिटी ऑफ ए टेस्ट इज अनुमानित तालिका, या पुष्टि, वैधकरण, या सहसंबंध, या ये सभी, तो अप्रोक्सीमेट टेबल, कन्फर्मेशन, वैलिडेशन, या कोरिलेशन, ये सभी यहाँ पर यूज किए जाते हैं, इसलिए ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज, ये सभी करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 63, वस्तुनिष्ठ परीक्षणों का प्रमुख गुण है, यानी द मेन क्वालिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट इज, छात्र संतुष्ट रहते हैं, या विश्वसनीयता, या समय की बचत, या रटने को प्राथमिकता। तो देखिए जो ऑब्जेक्टिव टाइप परीक्षा एग्जाम होते हैं उसकी जो मेन होती है वो विश्वसनीयता होती है, यानी मार्क्स जो है जितना बच्चा करता है बिल्कुल एकदम उतने ही मार्क्स मिलते हैं, यानी इसलिए ऑप्शन बी विश्वसनीयता इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 64, अपने समूह में न आने वाले परीक्षण का नाम है, यानी द नेम ऑफ द टेस्ट विच डज नॉट फॉल इन इट्स ग्रुप इज, ऑप्शन दिए गए यहाँ पर डबल चॉइस, मल्टीपल चॉइस, शॉर्ट आंसर टाइप, मैचिंग टाइप, तो यहाँ पर लघु उत्तरीय या शॉर्ट आंसर टाइप इज करेक्ट आंसर। डियर स्टूडेंट, अंतिम प्रश्न इस यूनिट का प्रश्न नंबर 65, अनुमान से उत्तर देने की सबसे अधिक संभावना होती है, द मोस्ट लाइकली टू आंसर बाय गेसिंग इज, ऑप्शन दिए गए दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में, इन लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, या लघु उत्तरीय प्रश्नों में, इन शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, या वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में, इन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, या किसी में नहीं, नॉन ऑफ दीज। इस प्रश्न का उत्तर डियर स्टूडेंट आपको उत्तर यहाँ पर देना है, कमेंट करके देना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। थैंक यू। इस तरह से आपकी डियर स्टूडेंट आपकी यहाँ पर यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो जाती है। इस चैप्टर की हम यहाँ पर देखेंगे 4 यूनिट, हमारी यहाँ पर 4 यूनिट रहेंगी, जिसकी फर्स्ट यूनिट आपकी यहाँ पर हो चुकी है और बाकी 3 यूनिट
हम आगे आपके लिए यहाँ पर बनाते रहेंगे। तब तक आप इसका अध्ययन करते रहिए। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। डियर स्टूडेंट एंड प्यारे बच्चों, अगर आप ये सभी सीरीज के नोट्स पढ़ना चाहते हैं और अपनी नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर यहाँ पर जितने भी हमारी या वेबसाइट पर जाकर आप इन सभी नोट्स को यहाँ पर पढ़ सकते हैं और अपनी अध्ययन को जारी रख सकते हैं।